हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिशिर दास और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन जॉब सीकर्स के लिए मैं लेके आया हूं जो कि डिप्लोमा होल्डर्स है या फिर बी बीटेक होल्डर्स है, क्योंकि यहां पे आपको मिलने वाला है एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट और उसके साथ एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी है जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। अगर आप बिलोंग करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से और आप ढूंढ रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब, तो डेफिनेटली ये आपका डेस्टिनेशन हो सकता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी बात बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, सिलेबस क्या है और बाकी सारी बातें जो कि एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहां पे एक सीबीटी एग्जाम का भी प्रावधान है। तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को, मतलब 1 नवंबर 2022 को। सारे डेट्स जो है वो यहां पे मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स है। सबसे पहले नोटिफिकेशन का डेट आपको मिलेगा 1 नवंबर को। आप जिस वेबसाइट से ये पूरी चीजें देख सकते हैं वो www.upmetrorail.com से देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो 1 नवंबर से ही स्टार्ट होगा, मॉर्निंग 10 बजे। आपके लिए एप्लीकेशन फीस के लिए जो विंडो ओपन होगा वो 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच ओपन होगा, मतलब 1 मंथ का टाइम आपको दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये 30 नवंबर 2022 तक है, मतलब उसी दिन तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे रात को 12 बजे तक, लेकिन उसके पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेना अगर आप एलिजिबल है तो। यहां पे बात करेंगे डेट्स ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। अब ये बात कर रहे हैं एडमिट कार्ड जो कि आपके पास आ जाएगा, वो है 15 ऑफ डाउनलोड करना है आपको अपने खुद के ईमेल आईडी से। ये 15 दिसंबर 2022, मतलब 15 दिन के अंदर आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एग्जाम का डेट क्या है उसके 15 दिन बाद, यस, टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन यहां पे मेंशन है 2 जनवरी 2023 या फिर 3 जनवरी 2023 तक। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पे दिया गया है कि ये 50-50% का जॉइंटली ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। आगे हम पोस्ट की बात करें तो यहां पे आपको दिखेगा एग्जीक्यूटिव पोस्ट, देख सकते हैं यहां पे एग्जीक्यूटिव टेक्निकल पोस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर में जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, बहुत ही एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। रियली आपको यहां पे 50,000 से लेके 1,60,000 का एक पे स्केल दिया जाएगा, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। इसमें बाइफर्केशन दिया हुआ है, अनरिजर्व के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 2 है, एसटी के लिए 4 है और वुमेन कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज रिजर्व्ड है। यहां पे जो एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी वो है बी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा के स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आगे और भी है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व। जो अनरिजर्व के कैंडिडेट्स है उनके लिए 60% मार्क्स जो है वो आपके डिग्री में होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। और आपके पास डिग्री बी या बीटेक हो सिविल इंजीनियर में, ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है, तो इन वैकेंसीज के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। आपका मिनिमम मार्क्स जो होना चाहिए डिग्री में, डिग्री होल्डर्स के लिए वो 50% होनी चाहिए। एज लिमिट 21 से 28 ईयर्स है और मैंने पहले ही बताया कि एग्जीक्यूटिव टेक्निकल पोस्ट है। तो ये सिविल इंजीनियर की बात तो हो गई। अब इलेक्ट्रिकल में भी सेम पोस्ट है, सेम सैलरी है, 8 पोस्ट है, बाइफर्केशन दिया हुआ है, 5 अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और वुमेन के लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन 2 का दिया गया है। बी बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चलेगा, यहां बोल रहे हैं इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वैकेंसीज। तो यहां पे 50% मार्क्स लिखना आई थिंक मिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहां पे एक अलग कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बना रहे थे, लेकिन 50% मिस प्रिंट हुआ है। आप अगर 50% में है ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, आप अप्लाई जरूर करना। 28 से 28 ईयर्स जो है वो आपका एज लिमिट होना चाहिए। बात करेंगे सिग्नल एंड टेलीकॉम, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वैकेंसीज है, 5 वैकेंसीज है, अनरिजर्व्ड के लिए 4 है, अच्छी बात है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, वुमेन के लिए 1 है। बेसिक पे आपका वही है, यहां पे भी बी बीटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स अनरिजर्व्ड के लिए है। अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए तो डेफिनेटली ये 50% होगा, जो कि मिस प्रिंटेड है। 21 से लेकर 28 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट्स यहां पे अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद अकाउंटेंट्स का है जो हमारे कैटेगरी में नहीं आता। अब हम बात करेंगे एक दूसरे पोस्ट की जो कि आपके पास यहां पे अवेलेबल है, जूनियर इंजीनियर का। ठीक है, तो अब जो है वो जूनियर इंजीनियर सिविल आता है जिसका बेसिक पे 33,000 से लेके 67,300 के बीच में है। 43 पोस्ट है, यहाँ पे 43 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व में 20 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 02, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 1 और वुमेन के लिए 12 पोस्ट है। यहाँ पे ईएसएम के लिए 3 पोस्ट है। इसके लिए जो आपको जरूरत पड़ेगा वो 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी और इक्विवेलेंट डिग्री की जरूरत पड़ेगी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से, जिसका मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए। मतलब आपकी डिप्लोमा 60% होनी जरूर है। ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के लिए 50% का मार्क्स लिखा गया है। ठीक है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो एज लिमिट 21 से लेके 28 ईयर्स का है। ठीक है, और वो A3 कैटेगरी में आता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। इसमें भी देखिए 49 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल में, और यहां पे अनरिजर्व 17, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 12, एससी एसटी के लिए 12 और 1 रिजर्व है। वुमेन के लिए 10 और ईएसएम के लिए 04 और डीएफएफ के लिए 01। यहां की जो बेसिक पे है वो सेम है एज इट इज। सिमिलरली 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए, 60% फॉर अनरिजर्व एंड 50% फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। यहां पे और भी पोस्ट है जो कि सिग्नल एंड टेलीकॉम का है जिसमें 17 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें यहां पे जैसे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जरूरत है, यहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। सेम असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट सिग्नल एंड टेलीकॉम में आया था वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही था। बाकी सारी चीजें एज इट इज मेंशन है, यू जस्ट सी वंस। यहां पे उसके बाद आपको बीकॉम और ऑफिस असिस्टेंट की जरूरत है तो आप उसको देख लीजिएगा। ऑल वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट, वो लोग कर सकते हैं। मेयरली क्वालिफाइंग द सीबीटी एंड गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट confirm any right for joining which is subject to requirement of UPMRC project। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप सीबीटी क्लियर कर लो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कर लो तो उतना ही पर्याप्त नहीं है, कुछ और पॉइंट्स भी यहां पे मेंशन है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट एज पर देयर एप्ली क्वालिफिकेशन। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। However, they must note that the written test may be held on 1 or more days at different cities. As such, candidates applying for more than 1 post must keep this combination in mind. Separate application fee for each post shall be paid. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो अप्लाई एक से ज्यादा पोस्ट के लिए करते हैं उनका रिटन टेस्ट का सिटी डिफरेंट पड़ सकता है, तो आप उसका केयर कर लेना क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए आप इंडिविजुअली पैसे दे रहे हैं। कैंडिडेट्स आफ्टर सिलेक्शन में बी पोस्टेड इन लखनऊ, कानपुर, आगरा और एनी अदर सिटीज एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन एनी डिसिप्लिन पोस्ट कोड, ये सारी कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड। कैंडिडेट्स विथ हायर क्वालिफिकेशन बीच बी, बीटेक, बीएससी एक्सेट्रा in respective discipline but not having diploma in the relevant field shall not be eligible and cannot apply। मतलब जो पोस्ट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है जूनियर इंजीनियर्स का, उस पोस्ट में जाने के लिए आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने बी का डिग्री रखा हुआ है और आपके पास डिप्लोमा की डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास बी का डिग्री है और आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है और लेटरल एंट्री में आपने बी किया है तो डेफिनेटली आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियरली यहां पे बताया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, इसको हम लोग नहीं पढ़ते। द एग्जामिनेशन डेट्स आर टेंटेटिव विच कैन बी प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। तो यहां पे एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो टेंटेटिव है, कोरोना के बाद ये सब चीजें चल रही है। क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट्स व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड हैव मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब 30 ऑफ नवंबर को आपके पास आपकी बी, बीटेक की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। इसका मतलब है इसमें यह साफ बोलना चाहता है कि आप अगर आप फाइनल ईयर में है ना, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। Minimum marks in the required educational qualification for various categories will be 60% for the candidates applying for unreserved EWS and OBC
and 50% marks for the candidate for vacancy reserved for SC ST except for assistant manager। तो ऊपर में जो मैंने गड़बड़ी बताई थी उसको उसने क्लियरली यहां पे बता दिया है कि आपको 60% मार्क्स चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC से बिलोंग करते हैं, और अगर आप SC या फिर ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर प्रॉपर डिटेल नहीं लिखा था इसलिए उन्होंने ये बता दिया। अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर सिग्नल एंड टेलीकॉम। द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइजेस 2 स्टेजेस प्रोसेस। पहला है कि आपका रिटन टेस्ट होगा, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। इसी प्रकार अगर हम लोग जूनियर इंजीनियर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर में भी आपके पास सिलेक्शन का मेथड है, रिटन टेस्ट फर्स्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, और यहां पे और काफी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। UPRC रिजर्व द राइट टू इंट्रोड्यूस एडिशनल फेसेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इन कंपाइलिंग सर्कमटेंसेस फॉर स्क्रीन कैंडिडेट्स। तो वो अपने हिसाब से एक आध एग्जामिनेशन और कैरी कर सकता है जब उनको जरूरत पड़ेगी तब। मेडिकल एग्जामिनेशन सारी चीजें यहां पे मेंशन है, आप इसके लिए मेट्रो रेल का इसका डिटेल देख लीजिएगा। अब हम आते हैं रिटन टेस्ट किस पे होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर टेस्ट होगा फॉर ऑल द पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन 1 or more days। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलैंग्वेज इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में होगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब आपके पास सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे टू जज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस। तो आपका सिलेबस यहां पे मेंशन है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, यहां पे जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, लॉजिकल एबिलिटी का पेपर होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन का होगा। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको इंग्लिश पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, लॉजिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों पढ़ना है, और आपके डिसिप्लिन का एग्जामिनेशन पढ़ना है। देयर विल बी टोटल ऑफ 140 क्वेश्चन होगा फॉर कैटेगरी E1 to E4 एंड एनी 01 से 04 तक दोनों के लिए। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 140 क्वेश्चन होगा तो सबके लिए इक्वल मार्क्स है। कितना मार्क्स है अभी नहीं बोला गया है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी होगा, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपके 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। द पेपर शेल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। तो पेपर जो है वो 2 hours का ड्यूरेशन होगा, पूरा बताया गया है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। एग्जामिनेशन सेंटर्स काफी सारे मेंशन है, और यहां पे कुछ कुछ चीजें और बताई गई है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा कि आपको कौन कौन से आइडेंटिटी प्रूफ यहां पे जुगाड़ करके रखना पड़ेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड। मतलब वो आपके पास जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा उसके लिए आपसे कुछ ना कुछ पैसे की डिमांड कर रहा है, क्योंकि कई बार ये होता है कि स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट्स ट्रेनिंग करने के बाद जॉब छोड़ देते हैं। तो बड़ा प्लानिंग किया है, आप देख सकते हैं। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट will have to deposit a non-refundable cost of training indicated below through demand draft in favor of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation before joining UPMRC। तो ज्वाइनिंग के पहले आपको कुछ ना कुछ पैसे उसको देने पड़ेंगे ताकि आपको वो ट्रेन कर सके। तो ट्रेनिंग का पैसा मतलब यहां पे आप सीखेंगे उसका पैसा है। तो मतलब जो आपके पास एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है उसके लिए आपको 94,400 जमा करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के पहले। जो आपके पास जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है उसके पहले आपको ₹35,400 जमा करना पड़ेगा ट्रेनिंग के पहले। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल आल्सो हैव टू एग्जीक्यूट ए श्योरिटी बॉन्ड। तो आपको एक श्योरिटी बॉन्ड भी जमा करना पड़ेगा ऑफ ₹3 लाख टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years, and also a 3-month prior notice or leave salary in lieu of short notice period will be required before seeking resignation from the corporation। तो ये पैसे आपको पहले से नहीं देने, ये वाले पैसे आपको पहले से देने। ये पैसे उस समय देने हैं जब मान लीजिए आप 3 साल के पहले इस नौकरी को छोड़ रहे हैं, तो आपको 3 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे और आपको 3 महीने पहले उनको ये रेजिग्नेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आप उसको छोड़ सकते हैं। ये एक बॉन्ड है। However, management reserves the right not to accept resignation if the circumstances so warrant। तो ये डिपेंड करता है कि
आपका जो मैनेजमेंट है वो रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा और आपको वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। ये असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। अब जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है डिप्लोमा के लिए, उनको भी आधा अमाउंट मतलब 1,50,000 देना पड़ेगा टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। मतलब ये अगर आप छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हैं तब देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं देना पड़ेगा। आप पहले से सिर्फ ये वाला अमाउंट देंगे जो कि ट्रेनिंग के लिए है, ये वाली अमाउंट आपको छोड़ने के समय देना पड़ेगा और 3 महीने पहले आपको नोटिस भी देना पड़ेगा कि आप छोड़ के जाने वाले हैं। द अमाउंट ऑफ श्योरिटी बॉन्ड विल बी forfeited in case of non-compliance of the above conditions। तो ये सारी चीजें हैं, आप एक बार पढ़ लेना, बहुत लंबा नहीं है। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन, ये सभी चीजें हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन अपॉइंटमेंट विल बी इन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years के लिए प्रोबेशन में रहेंगे, वेयर दे विल undergo intensive training for prescribed duration। The corporation has the right to enhance or reduce the training period at its discretion for any or all the trainees। तो ये सब चीजें वो बढ़ा कम कर सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि आपकी ट्रेनिंग में आपने कुछ सीखा या फिर नहीं सीखा। The pay and emoluments for direct recruit employees shall be as per pay scales under the IDA as applicable from time to time and other benefits which includes perks। सारी कुछ आपको दी जाएगी। रिजर्वेशन यहाँ पे है, वो सारी चीजें मेंशन है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन भी है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फीस कितना लग रहा है वो देख लेते हैं। Unreserved EWS and OBC candidates are required to pay a non-refundable fee of rupees 590 रुपए, सॉरी, inclusive GST and 18%, but exclusive of bank charges and processing charges, convenience fee of payment gateways of each post and SC/ST। तो आपको 590 रुपए GST इंक्लूड करके बता दिया गया है। उसके अलावा बैंक के जो चार्जेस लगेंगे वो सारे चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, ये बोलना चाह रहा है। और जो SC/ST से बिलोंग करते हैं उनको जो फीस का एप्लीकेशन लगने वाला है वो 236 रुपीज लगने वाला है, ये भी इंक्लूडिंग GST है। और बैंक के चार्जेस और प्रोसेसिंग चार्जेस इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे जब आप अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन फीस इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस वन पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, कुछ भी रिफंडेबल नहीं होगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। How to apply? Candidates are required to apply online through website www.upmetrorail.com only। तो ये सारा डिसीजन मैंने आपको बता दिया जो UPMRC ने लिया है, और आई होप कि आप इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद डिसीजन लेंगे और जरूर से अप्लाई करेंगे अगर आप एलिजिबल है और जॉब सीकर्स है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस को एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आप एलिजिबल है और आप होप करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव पेशेंटली हियर इन दिस वीडियो। और मैं अभी के लिए बाय बाय बोलता हूं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीजें आपको जानने की इच्छा है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग दैट यू नीड। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।